हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे जो आपके हिस्ट्री से ही थे, और आज हम 31 से देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज़ द मार्क ऑफ अ जीनियस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। यहाँ पे आयरनी है, मेटालिप्सिस है, मेटाफर है, जस्टिस है। पूछा जा रहा है कि अरिस्टोटल के अनुसार किस पोएटिक डिवाइस में निपुणता किसी कवि की जीनियस का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि किस पोएटिक डिवाइस में, ये अरिस्टोटल के अनुसार है कि किस पोएटिक डिवाइस में एक निपुणता होती है ना, निपुणता किसी कवि की जीनियस का प्रतीक माना जाता है। आयरनी का, कि मेटालिप्सिस का, कि मेटाफर का, कि जस्टिस का। जस्टिस का मतलब कोई राइटर अगर लिख रहा है राइटिंग में, अपनी राइटिंग में उस डिवाइस का यूज़ कर रहा है तो समझ लो वो जीनियस है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है और अरिस्टोटल के अनुसार है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेटाफर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि अरिस्टोटल ने अपनी फेमस जो उनका वर्क था पोएटिक्स में कहा था कि मेटाफर का जो सही और प्रभावशाली उपयोग करना एक कवि की रियल मतलब एक वास्तविक प्रतिभा का प्रमाण है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा, द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार इज़ टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफर बाय अरिस्टोटल। तो ये याद रखना है, उनकी स्पीच उन्होंने कहा है मेटाफर के मतलब कहने का मतलब है कि जो मेटाफर है ना, मेटाफर की क्षमता ये है कि वह किसी वस्तु या विचार को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जिस कविता में गहराई और सौंदर्य आती है, जिससे अगर कोई राइटर मेटाफर का यूज़ कर रहा है तो उससे क्या होता है कि कविता में गहराई और एक सौंदर्य आता है, और जो कवि है, जो पोएट, उसकी कल्पनाशीलता और बुद्धिमत्ता को दिखाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सिडनी की एन अपोलोजाई फॉर पोइट्री इज़ अ रिप्लाई टू। तो सिडनी का एन अपोलोजाई फॉर पोइट्री, ये किसके रिप्लाई में उन्होंने लिखा था, 4 एजेस ऑफ पोइट्री, द स्कूल ऑफ अब्यूज, अ मॉडल प्रपोजल, यूफिस बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिडनी है अपोलोजाई फॉर पोइट्री इन्होंने लिखा था, किसके रिस्पॉन्स में लिखा था, द स्कूल ऑफ अब्यूज। ये याद रखना है, द स्कूल ऑफ अब्यूज़ के रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था। ये किसका है, द स्कूल ऑफ अब्यूज़, तो स्टीफन गॉशन का है, ये भी याद रखना है। ठीक है, किसका है, स्टीफन गॉशन का है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सिडनी का ये फेमस एक आलोचनात्मक इनकी राइटिंग है, और जिनका नाम है एन अपोलोजाई फॉर पोइट्री। इसे ना डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहा गया है। और ये लिखा कब गया था, तो 1579 में लिखी गई थी। ठीक है, और ये स्कूल ऑफ अब्यूज़ ये किसका था, स्टीफन गॉशन के रिप्लाई में लिखा गया था। तो ये भी याद रखना है, स्टीफन गॉशन। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टेडी आर्थर इज़ अ प्रोज रोमांस बाई। तो मॉर्टेडी आर्थर ये एक प्रोज रोमांस है, किसका, अल्फ्रेड टेनिसन का, जॉन ड्राइडन का, जॉन लिली का, थॉमस मैलोरी का। तो यहाँ पे बताना है ये किसका है। ठीक है, तो याद रखना है कि मॉर्टेडी आर्थर जो है ये एक प्रोज रोमांस है, जिसे किसने लिखा था, थॉमस मैलोरी ने लिखा था। ओके, ये मॉर्टेडी आर्थर यहाँ पे देख सकते हैं, मॉर्टेडी आर्थर का मतलब क्या होता है, आर्थर की डेथ, आर्थर की मृत्यु। और ये सर थॉमस मैलोरी ने 15वीं सेंचुरी में लिखा था। ये याद रखना है, 15वीं सेंचुरी में ये एक महान ग्रेट प्रोज रोमांस था, जो किंग आर्थर और उनके जो नाइट्स थे ना, उनकी कहानियों पर ये बेस्ड है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो बता दूंगी। एक चीज़ और है कि इसी बुक को विलियम कैक्सटन ने पब्लिश भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वॉज मेड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियड और ओडिसी का पहला संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, किसका, इलियड एंड ओडिसी का। रॉबर्ट हेनरिसन है, जॉर्ज चैपमैन है, जॉन ऑगलीबाई हैं, एंड अलेक्जेंडर पॉप है। अलेक्जेंडर पॉप बताना है यहाँ पे। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले किसका है, इलियड एंड ओडिसी किसका है, तो होमर का है। ठीक है, ये होमर का है, और ये होमर का फेमस यूनानी महाकाव्य है इलियड एंड ओडिसी। इसका जो फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, तो जॉर्ज चैपमैन ने किया था। ये याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलियड का, अच्छा ये भी याद रखना है, इन्होंने इलियड का जो ट्रांसलेशन किया था ये 1598 के लेके 1611 के बीच में किया था इलियड का, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, इलियड का किया था। और ओडिसी का जो उन्होंने अनुवाद किया था यानी कि ट्रांसलेशन किया था ये 1615 में किया था। ठीक है, और ये जो अनुवाद था ना ये मतलब ये जो ट्रांसलेशन था ये वर्ड्स में था, ये याद रखना है। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये जो चैपमैन का जो शैलीगत था बहुत प्रभावशाली माना गया, यहाँ तक कि जॉन कीट्स ने भी अपने फेमस सोनेट, उनका फेमस सोनेट था ना ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, उसमें उन्होंने प्रशंसा भी की है, तारीफ की है। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर, तो बताना है यहाँ पे कि यूटोपिया का पहला जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो किस वर्ष पब्लिश हुआ था, ये बताना है। फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर, कब पब्लिश हुआ था? 1551, 1571, 84। तो ये याद रखना है। यूटोपिया से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूटोपिया जो मेनली अगर देखा जाए तो ये लैटिन में लिखी गई है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लैटिन में। मूल रूप से लैटिन में लिखी गई थी, जब मतलब इसको जब लिखा गया था तो मूल रूप से ये लैटिन में लिखी गई थी। और इसके राइटर कौन थे? तो ये भी याद रखना है, इसके राइटर थे सर थॉमस मोर। ठीक है, सर थॉमस मोर ये इसके राइटर थे। और ये एक काल्पनिक द्वीप की कहानी है, एक आइलैंड की कहानी है जो काल्पनिक है, जहाँ एक आदर्श समाज का वर्णन किया गया है यूटोपिया में। और इसका पहला जो इंग्लिश अनुवाद था, पहला जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, राल्फ रॉबिन्सन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो राल्फ रॉबिन्सन ने फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किया था। अच्छा, ये पूछा था आया कब था, तो 1551 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। आप लोग ने कहा है कि एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो मैं अब ये इसको ध्यान में रखूँगी कि एक्सप्लेन कम करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट इज़ एन इंग्लिश रेनेसा प्ले बाई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट ये एक इंग्लिश रेनेसा प्ले है, जिसे किसने लिखा था? मास्टर्न ने, या फिर टर्नियर, या मैसेंजर डेकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा, सी। मैसेंजर ने लिखा था। इनका पूरा नाम क्या है? फिलिप मैसेंजर। ओके, फिलिप मैसेंजर ने अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट, ये फेमस सामाजिक एक सटारिकल प्ले था जिसे फिलिप मैसेंजर ने 1625 में लिखा था। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। एमोरिटी कंटेन्स दैट्स सोनेट्स। तो एमोरिटी में कितने सोनेट्स हैं? 66, 74, 78 या 89। एमोरिटी में कुल कितने सोनेट्स हैं? तो ये याद रखना है कि इसमें सोनेट्स कितने हैं। ये एक सोनेट का कलेक्शन है, 89 सोनेट का कलेक्शन है। ठीक है, सोनेट सीक्वेंस है, जिसे है किसका? ये एडमंड स्पेंसर का 1595 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें टोटल कितने सोनेट थे? 89 सोनेट थे। और ये पोएट जो हैं ये अपनी प्रेमिका, अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल के प्रति प्रेम को दिखाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें रखना है कि सबसे पहले कौन सा आया था, कौन सा इवेंट हुआ था, देन कौन सा इवेंट हुआ था, देन कौन सा इवेंट हुआ था। तो हमें ये बताना है सबसे पहले आया क्या था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ये कब आता है? लिरिकल बैलेट्स कब आता है? 1798 में आता है। ठीक है, रिफॉर्म बिल कब हुआ था? जो रिफॉर्म बिल आया था, एक एक्ट पास हुआ था रिफॉर्म बिल का, तो वो कब था? तो ये भी याद रखना है, 1832 है ना, 1832 में। रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड दोबारा गद्दी पर कब बैठा था? मतलब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर कब आया था? रेस्टोरेशन पीरियड जब कब से लग गया था? तो 1660। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? तो ये भी याद रखना है, 1789। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आपका सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले आपका 70 यही आया, ये फर्स्ट नंबर पे है आपका। देन उसके बाद क्या आता है? 98 है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे ये पहले नहीं आएगा क्योंकि पहले तो ये आता है ना, पहले नंबर पे ये आता है 1660 वाला। देन ये आएगा सेकेंड नंबर पे, एंड देन ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो गया? सबसे पहले थर्ड आता है, देन आपका क्या आएगा सेकेंड नंबर पे, देन 4 आएगा, देन उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा, एंड लास्ट में आएगा। तो देखते हैं कौन सा होगा करेक्ट। तो थर्ड से स्टार्ट है, ये पहला है। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, ये सेकेंड वाला है, यही करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, 4, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके,
जो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड जो था, यानी कि ये जो घटना हुई थी ये 1660 में हुई थी, जब क्रॉमवेल की डेथ के बाद इंग्लैंड में राजशाही दोबारा स्थापित होती है, चार्ल्स सेकेंड राजा बनते हैं, तब ये होता है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आता है? 1789 में शुरू होता है, जिसने पूरे यूरोप को क्या किया था? प्रभावित कर दिया था, और इसने रोमांटिक एज के जो लेखक को भी प्रेरित किया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, लाइक हमारे वर्ड्सवर्थ वगैरह। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स आता है 1798 में, फर्स्ट इसका एडिशन आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज जाने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये आया था तो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है 1798 में। रिफॉर्म बिल कब आया था? तो 1832 में आया, पास हुआ था, जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और जनता को अधिक प्रतिनिधित्व मिला था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, टोटल मिसलेनी किस वर्ष पब्लिश हुई थी? 1552, 1557, 1560, 1564। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये पब्लिश कब हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल मिसलेनी का पूरा नाम क्या है? अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल्स मिसलेनी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या हो सकता है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, यही तो है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ठीक है, जिसे रिचर्ड टोटल ने 1557 में, ये याद रखना है, जिसे किसने किया था? रिचर्ड टोटल। ठीक है, ओके, टोटल, रिचर्ड टोटल ने 1557 में पब्लिश किया था, तो ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टोटल मिसलेनी में जो आपकी सोनेट्स थे, इसमें ना सोनेट्स आपके सर थॉमस वाइट और हेनरी अवर्ट, जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरे, इनकी भी पोएम्स इसमें शामिल है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड इन द ग्रेट ब्रिटेन? जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, हेनरी 7 या हेनरी 8 बताना है हमें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन का पहला राजा कौन घोषित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का जेम्स फर्स्ट है, चार्ल्स सेकेंड है, हेनरी 7 है, हेनरी 8 है। तो ये याद रखना है कि जब हम एलिजाबेथ फर्स्ट की, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ कब होती है? इनकी डेथ कब होती है? 1603 में इनकी डेथ हो जाती है, और उनका कोई वारिस नहीं था। तो जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड, जो आपका जेम्स, ये याद रखना है, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड का जो जेम्स 6 बना था, वही क्या बन गया था? इंग्लैंड के राजा बने, और उन्हें जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड का नाम मिला। तो ये याद रखना है, यानी कि 1603 में जेम्स फर्स्ट बनता है ना, जेम्स फर्स्ट ही आता है ना, गद्दी को संभालता है, इन्हीं को मिलता है। तो ये याद रखना है, ये पहले स्कॉटलैंड के उस समय ये स्कॉटलैंड के जेम्स 6 भी थे, जब ये ग्रेट ब्रिटेन के जेम्स फर्स्ट बने। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एलिजाबेथ की डेथ 1603 में हुई, उनका कोई वारिस नहीं था, तो जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा बने और उन्हें जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड का नाम मिला, ठीक है। इस प्रकार ये पहले व्यक्ति बने जिन्हें किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, इन्हीं को ही कहा गया। तो ये याद रखना है, जेम्स फर्स्ट को पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें किंग ऑफ ब्रिटेन कहा गया, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों की राजगद्दी एक साथ धारण की थी। ये ऑलरेडी थे स्कॉटलैंड के, जेम्स 6 थे, और इनको ना 1603 में इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटेन का जेम्स फर्स्ट भी बना दिया गया था, यानी कि इन्होंने इंग्लैंड की भी गद्दी संभाली उस समय, स्कॉटलैंड दोनों का शासन साथों साथ चलाया। हालांकि ये कानूनी रूप से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 1607 तक एक नहीं हुए थे, लेकिन जेम्स फर्स्ट ने दोनों को एक राज की तरह चलाना शुरू कर दिया था। तो ये याद रखना है, ये उस समय स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे जब ये ग्रेट ब्रिटेन के राजा बने थे, जेम्स फर्स्ट। विच प्ले राइटली गिव्स एन ऑनेस्ट पिक्चर ऑफ अंडर वर्ल्ड इन द लंडन द ऑनेस्ट होर पार्ट 2। यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप लोग ने कहा था, तो मैंने लिया। ये आरपीएससी में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था क्वेश्चन, तो मैंने ले लिया इसको। कहा जा रहा है कि दी ऑनेस्ट होर पार्ट 2, ये जो नाटक में लंदन के अंडरवर्ल्ड यानी कि अपराध जगत का यथार्थ चित्रण किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि लंदन के जो अपराध, जो क्राइम वगैरह होते थे, उनके जो, इसको एकदम किसने अपने वर्क में दिखाया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? थॉमस डेक्कर ने दिखाया था, ये ध्यान रखना है। थॉमस डेक्कर, ऑनेस्ट द होर, ये 2 भागों में इन्होंने लिखा था, ऑनेस्ट होर पार्ट 2 2 भागों में लिखा था। स्पेशली क्या था? विशेष रूप से लंदन के जो निम्न वर्गीय समाज, उसके बारे में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए
द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडाइज इज रिटन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडाइज, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, किसने लिखा था? बस इसको जान के रखिएगा, झुम्पा लाहिरी ने लिखा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, झुम्पा लाहिरी, ये शॉर्ट स्टोरी है झुम्पा लाहिरी का। ठीक है, और जिसे इन्होंने 1999 में लिखा था, ये भी याद रखना है, झुम्पा लाहिरी ये जो है। ठीक है, और 1919 में लिखा था। इसमें ना 9 स्टोरी थी, ये ध्यान रखना है, 9, ये पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 स्टोरीज थी इसमें। और क्या याद ये हो सकता है, इस कलेक्शन के लिए झुम्पा लाहिरी को ना 2000 में, ये याद रखना है, 2000 में इनको पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन में सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट पे आएंगे, अनीता देसाई's वेयर शैल वी गो दिस समर हैज़ बीन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ दैट टू द लाइट हाउस द वेज आउट द वेव्स नाइट एंड डे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अनीता देसाई की वेयर शैल वी गो दिस समर की जो तुलना है वर्जीनिया वुल्फ के किस वर्क से की गई है? अनीता देसाई का ये वर्क है और इनके वर्क की तुलना वर्जीनिया वुल्फ के किस वर्क से की गई है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पे टू द लाइट हाउस हो जाएगा। ठीक है, अनीता देसाई का ये एक नॉवेल है जो उन्होंने नारी के ऊपर लिखा था, नारी की मानसिकता, आत्म खोज, भावनात्मक संघर्ष को दिखाया था। नारी मतलब स्पेशली इन्होंने नारी जात पे लिखा था। और इसकी तुलना किससे की जाती है? वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस से की जाती है, क्योंकि दोनों ही रचनाओं में स्त्री के अनुभव, मानसिक मतलब जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उनके ऊपर लिखी गई है। स्त्री के अनुभव हैं, मानसिक उलझने हैं, आंतरिक संसार को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक के माध्यम से व्यक्त की गया। इस वजह से यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द नरेटर हेयर इन रश्दी? सलमान रुश्दी की बात हो रही है। रुश्दी नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में आया था ये। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सलमान रुश्दी का नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इनका नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 में आया था। इसमें नरेटर कौन है? ठीक है, सलीम सिनाई हैं, नटराज हैं, रिया बाबू हैं, अख्तर साहिब हैं। कौन है इसका नरेटर? मतलब ये यूँ बोलो कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन हो सकता है, नरेटर कौन है? तो सलीम सिनाई है, ये याद रखना है। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये नॉवल है, इसका मुख्य कैरेक्टर है सलीम सिनाई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ये आया था 15 अगस्त 1947। आगे बढ़ते उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1973? 1973 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? पैट्रिक वाइट को, एबी फैशे को, मॉरिस वेस्ट, डेविड मेलोव, किसे मिला था ये बताना है। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँच गए? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा पैट्रिक। ओके, पैट्रिक वाइट को मिला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे, हु रोट इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, ये एक बुक है, किसने लिखी थी? लूसी टेरी ने, विलियम वेल्स ब्राउन ने, हैरियट विल्सन ने, हैरियट जैकब्स ने। तो इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ द स्लेव गर्ल ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है जिसे हैरियट जैकब ने 1861 में लिखा था। तो हैरियट जैकब्स हो जाएंगे, 1861 याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे, रेस रिलेशन इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उत्तरी अमेरिका में जो रेस रिलेशन की आलोचना किस वर्क में की गई है, यानी कि नस्लीय संबंध, रेस रिलेशन की आलोचना किस वर्क में की गई है, तो ये बताना है। तो हैरियट विल्सन की अवरनिग इसमें की गई है। नेक्स्ट पे आएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इतना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, व्हाई इज द कपल इन द आर्ना बॉन्टेम्स अ समर ऑफ ट्रेजेडी गेटिंग ड्रेस्ड अप? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आर्ना बॉन्टेम्स हैं, ठीक है, बॉन्टेम्स, आर्ना बॉन्टेम्स की कहानी अ समर ऑफ ट्रेजेडी में जो दंपति यहाँ अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट टू एंड दियर लाइव्स, यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, टू एंड दियर लाइव्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, मतलब टू एंड दियर लाइफ्स, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आर्ना बॉन्टेम्स की एक कहानी है जो एक बुजुर्ग जो काले लोग होते हैं उनकी जीवन स्थिति को दिखाती है, जो गरीबी बीमारियों के बारे में। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? ठीक है, यहाँ पे ब्लैक वुमेन की बात हो रही है कि वो पहली ब्लैक वुमेन कौन थी जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़, उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका टोनी मॉरिसन थी। ओके,
टोनी मॉरिसन ये अमेरिकी लिटरेचर की एक महान लेखिका थी जिन्हें 1993 में, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़ से लिटरेचर में सम्मानित किया गया था। ये पहली ब्लैक वुमन थी जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखना है। नेटिव सन 1940 इज़ अ रिटन बाई, ये किसने लिखा था? नेटिव सन जो 1940 में आया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो रिचर्ड राइट के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान रखना है, रिचर्ड राइट। तो नेटिव सन रिचर्ड राइट का सबसे फेमस नॉवल है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। इन शॉल बेलोज नॉवल हर्जोग 1964 आया था। मोसेस हर्जोग इज़ अ क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यू या अफ्रो अमेरिकन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शॉल बेलोज, ठीक है, इनका एक नॉवल है हर्जोग, ठीक है, हर्जोग, ये इनका नॉवल है जो 1964 में आया था। इसमें मोसेस हर्जोग कौन होता है? ठीक है, ये नॉवल है हर्जोग नाम है नॉवल, और इसमें एक कैरेक्टर है मोसेस हर्जोग। ये क्या होता है? क्रिश्चियन होता है कि हिंदू होता है कि यहूदी ज्यू होता है, क्या होता है? तो ये याद रखना, हर्जोग ना एक नॉवल है, इसका मुख्य कैरेक्टर मोसेस हर्जोग एक ज्यू रहता है, ठीक है, एक ज्यू रहता है, ये याद रखना। एक शिक्षित दार्शनिक स्वभाव का यहूदी व्यक्ति होता है जो जीवन में फेल्योर, विवाह टूटने, आत्मसंदेह से जूझ रहा होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। अमेरिकन सिविल वॉर वाज फॉट इन, अमेरिकन सिविल वॉर कब लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1815, 1820। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर, हम राइट आंसर पे आएंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 1861 से 1865 के बीच में लड़ा गया था, अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। क्यों हुआ था? ये अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष था जो यूनियन स्टेट किसके बीच लड़ा गया था, तो ये भी याद रखना है, यूनियन स्टेट, ठीक है, यूनियन स्टेट और कॉन्फेडरेट स्टेट्स, यही दो स्टेट के बीच में लड़ा गया था, ये याद रखना है, कॉन्फेडरेट स्टेट्स, ठीक है, यानी कि उत्तर, ये पूछा जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में लड़ा गया था। मुख्य कारण ये था कि गुलामी, स्लेवरी को लेकर ये विरोध हुआ था। तो जो यूनियन स्टेट के लोग हुए थे वो राज गुलामी के खिलाफ थे, जबकि कॉन्फेडरेट स्टेट के लोग क्या कर रहे थे, ये लोग चाहते थे कि ये गुलामी बनाना रखना चाहते थे कि गुलामी हमेशा बनी रहे। तो 1861 में ये युद्ध शुरू हुआ और 1865 तक यूनियन की जीत के साथ समाप्त हुआ, यूनियन स्टेट ने जीत हासिल कर ली थी। और ये याद रखना है कि ये जो वॉर हुआ था, इस वॉर के बाद अमेरिका में गुलामी समाप्त हो गई थी। आते हैं नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आई थिंक आया था, आरपीएससी में ही पूछा गया है। चलिए इसको हम स्किप करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे क्या पूछा रहा, हु इज़ द नरेटर इन मेलवाइल्स मोबी डिक। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हरमन मेलवाइल है, इनका पूरा नाम क्या है, हरमन मेलवाइल का एक नॉवल है, नॉवल का नाम क्या है, मोबी डिक। इसमें नरेटर कौन है ये पूछा जा रहा है, कैप्टन अहाब है कि एलिजा हैं कि इस्माइल हैं कि गैब्रियल हैं। तो ये याद रखना है, ये जो नॉवल है मोबी डिक की शुरुआत ही होती है, मतलब ये जो नॉवल स्टार्ट होता है ना मोबी डिक, तो उसमें शुरुआत ही होती है इसी लाइन से, कॉल मी इस्माइल, कॉल मी ठीक है, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, जब ये नॉवल शुरू होता है कॉल मी इस्माइल, यहीं से इसकी शुरुआत ही होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। ये एक नॉविक होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड थॉमस हैं, WH डेविस हैं एंड जॉन ड्रिंक वाटर वर मेजर राइटर ऑफ द, ये किस पीरियड के मेजर राइटर थे, एडवर्डियन, जॉर्जियन या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये बताना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, जॉर्जियन पीरियड के, ठीक है। ये जो आपके थॉमस जॉर्जियन पीरियड कब से कब तक था, आई थिंक 1910 से लेके 1936 तक था ये आपका जॉर्जियन पीरियड। ये वो समय था जब, ये वो टाइम था जब किंग जॉर्ज फर्स्ट का शासन था, ठीक है। तो इसमें जो मेन राइटर थे एडवर्ड थॉमस, WH डेविस एंड जॉन ड्रिंक वाटर, ये मेजर राइटर थे इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रेटली अप्रिसिएटेड फ्रेंच कल्चर एंड सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रेटली अप्रिसिएटेड फ्रेंच कल्चर, मतलब निम्नलिखित में से कौन से वो ऑथर हैं जिन्होंने फ्रेंच कल्चर को क्या किया, अप्रिसिएट किया, एंड सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म। तो बताना है कौन से वो राइटर हैं जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो संस्कृति है उसकी अत्यधिक सराहना की और फ्रेंच रियलिज्म के प्रभाव को बहुत सहजता से स्वीकार भी किया, मतलब वो फ्रेंच रियलिज्म के मतलब उससे प्रभावित थे फ्रेंच रियलिज्म से। अर्नोल्ड बेनेट थे कि जोसेफ कॉनरेड की ई.एम. फॉस्टर की जॉन गॉल्सवर्दी, ये बताना है। तो याद रखना है कि ये जॉन गॉल्सवर्दी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जॉन गॉल्सवर्दी थे एक रियलिज्म में अंग्रेजी लेखक थे, मतलब इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने समाज के नैतिक आर्थिक के ऊपर उन्होंने लिखा था, सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखा था। ठाकरे की वैनिटी फेयर इज़ा, तो यहाँ पे बताना है जो ठाकरे की वैनिटी फेयर किस प्रकार का नॉवल है, ये बिल्डंग्स रोमन है या रोमांस है, सोशल सटायर है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, क्या है ये बताना है। तो ये एक सोशल सटायर है, वैनिटी फेयर इनका क्या है, एक सोशल सटायर है। 1847 से 1848 विलियम मैकपीस ठाकरे, इनका पूरा नाम क्या है, विलियम मैकपीस ठाकरे, ये इनका फेमस नॉवल है। इसमें इन्होंने दिखाया समाज के दोगलेपन, लालच, दिखावे, इन सब पर इन्होंने सटायर किया है। नेक्स्ट पे आएंगे मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन is a satirical essay which is one of the several accounts of Virginia Woolf about the state of। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो आपके मिस्टर बेनेट है, मिसेस ब्राउन, ये एक सटारिकल एस्से है। ठीक है, ये एक सटारिकल एस्से है जो वर्जीनिया वुल्फ ने किस विषय की स्थिति पर लिखा था। एक सटारिकल एस्से था, इसमें उन्होंने किस विषय की स्थिति पर लिखा है ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के ऊपर उन्होंने लिखा है कि विमेंस एजुकेशन के, कि विमेंस राइटिंग की, मॉडर्न फिक्शन के ऊपर लिखा है। तो वर्जीनिया वुल्फ का ये एस्से 1924 में लिखा गया था जिसमें उन्होंने एडवर्डियन लेखक, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1924 में लिखा गया था ये एस्से था जिसमें उन्होंने एडवर्डियन जो राइटर थे जैसे कि अर्नोल्ड बेनेट, एच.जी. वेल्स, जॉन गॉल्सवर्दी। ठीक है, जो एडवर्डियन राइटर कौन कौन के आते हैं, अर्नोल्ड बेनेट, ठीक है ये याद रखना है, बेनेट थे और कौन थे, एच.जी. वेल्स प्रोमिनेंट हैं ये, एंड आपके गॉल्सवर्दी। ठीक है, इन तीनों पे इन्होंने क्या किया था, सटायर किया था, आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था इन तीनों की। ठीक है, अर्नोल्ड बेनेट, एच.जी. वेल्स एंड जॉन गॉल्सवर्दी की इन्होंने आलोचना की थी। उल्फ ने कहा था कि ये जो लेखक है ना, इन्होंने इनर साइकोलॉजी को समझने में असफल रहे हैं, ये कहकर इन्होंने क्या किया था, आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था कि ये राइटर जो है ना, ये जो चरित्र की भीतरी गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं, इनर साइकोलॉजी को समझने में असफल रहे, सिर्फ बाहरी विवरणों को ध्यान देते हैं ये राइटर। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि किसने गॉल्सवर्दी को क्रिटिसाइज किया था, तो वर्जीनिया वुल्फ को याद रखना है। डैश इज एन इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कॉकर स्पेनियल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, फ्लश, ऑरलैंडो, मैलियम ब्रोजिया, नाइट एंड डे बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्जीनिया वुल्फ द्वारा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के पालतू कुत्ते पर लिखी गई एक काल्पनिक जीवनी कौन सी है। तो इन्होंने लिखा था, वर्जीनिया वुल्फ ने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के एक पालतू कुत्ते पर उन्होंने एक कल्पनात्मक जीवनी लिखी थी, एक इमेजिनेटिव बायोग्राफी लिखी थी। वो बायोग्राफी कौन सा था, तो फ्लश था, ये याद रखना है। ठीक है, फ्लश ये एक बायोग्राफी थी, एक इमेजिनेटिव बायोग्राफी थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के कॉकर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत है इसमें समझने के लिए, बट उतना नहीं समझाऊंगी अब। लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश, वॉज रिटन बाय, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, जो अंग्रेजी की बेहतरीन जीवनी मानी जाती है, ये किसने लिखा था। लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, ये इंग्लिश की एक बेहतरीन जीवनी है, इसको किसने लिखा था, बेस्ट बायोग्राफीज है ये। इसको लिखा कितने था, जॉर्ज एलियट, चार्ल्स रीड, मिसिस गास्कल, एंथनी ट्रोलोप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिस गास्कल। ठीक है, ये मिसिस गास्कल की ही लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे है, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज है इन इंग्लिश में, याद रखना है, एलिजाबेथ गास्कल। ठीक है, एलिजाबेथ गास्कल जो खुद ही एक प्रमुख नॉवेलिस्ट थी, 1857 में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, जीवनी लिखी थी। ओके, तो ये इतना ही था, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन मैंने रखा था क्योंकि समझाना भी था, थोड़ा बहुत समझाया, ज़्यादा नहीं समझाया, आप लोग की देन है। हाँ, ये PDF है, ये थ्योरी की PDF है, ये ग्रामर की है, ये PGT वालों के लिए है, एंड ये तीनों प्रैक्टिस है।
ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रैक्टिस की PDF ले सकते हैं। और आगे की तैयारी अगर आपको करनी है TGT की, तो ये थ्योरी बुक है ना, इसको आप ले सकते हैं। थ्योरी सब कुछ कवर है, पूरी फुल लिटरेचर कवर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, और लिंक आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप का भी लिंक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।